हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल स्टोरी स्टूडियो विद आयुष में हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज का जो किस्सा है वो बहुत ही सुंदर किस्सा है, जैसे को तैसा। रजनी जी सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। यह उनका रोज का नियम था। उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था कि अभी उनकी बहू अलका चिल्लाने की आवाज़ आई, देखो तुम्हारी माँ तो सुबह नहाकर मंदिर निकल जाती है और मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। सारा घर का काम मुझे ही देखना होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाने का काम भी करो। मैं तो इस घर से कभी निकल ही नहीं पाती हूँ। अरे इनका मन नहीं लगता तो कहीं निकल जाएं, मुझे तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तभी मुन्ने की रोने की आवाज़ आने लगी। मुन्ना रोने लगा। मुन्ने की आवाज़ सुनकर अलका अंदर भागी। जब तक रजनी जी मंदिर जा चुकी थी, रजनी जी ने सब सुन लिया था। फिर यह पहली बार तो नहीं हो रहा था। अलका के चिल्लाने का रोज़ यही समय होता था, क्योंकि उस वक्त उनका बेटा राजेश घर पर ही होता था। अलका ने घर का माहौल इस तरह का बना रखा था कि उसमें शांति से कोई रह नहीं सकता था। रजनी जी ने थोड़ी सी शांति ढूंढने के लिए मंदिर जाया करती थी, क्योंकि और कहीं जाने की उनकी जगह नहीं थी। एक ही बेटा था तो उसी के साथ रहना था। राजेश भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था और अपनी माँ की एक बात ना सुनता था। दोनों बेटा बहू उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, पर उनको इस बात का दुख ना होता था। बेटे के व्यवहार से रजनी जी मन ही मन दुखी रहती थी। रजनी जी उन दोनों से खुश नहीं थी, क्योंकि इस उम्र में उन दोनों से बहस करने की उनमें शक्ति नहीं थी। मंदिर पहुंचकर वह काफ़ी देर तक ईश्वर के सामने हाथ जोड़े बैठी रहती। हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो, एक माँ को यह सब सहन करने की शक्ति दो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह थोड़ी देर वहाँ से आते जाते छोटे बच्चों को देखा करती थी जो स्कूल जा रहे थे। ये कहकर वो आहें भरने लगती। उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक था, तरह तरह की किताबें पढ़ा करती थी। उनके मायके वालों ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजा और 10वीं कक्षा में ही उनकी शादी कर दी। उस जमाने में छोटी उम्र में शादी कर दिया जाती थी। वैसे तो राजेश के पिताजी अच्छे आदमी थे, पर उन्हें शराब पीने की लत लग गई और उनका लीवर खराब होने के कारण उनकी जल्दी ही उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद रजनी जी उनकी राशन की दुकान पर बैठने लगी और वह दोहरी जिम्मेदारियां उठाने लगी। वह बहुत खुश थी और अपने बेटे का पालन पोषण और पढ़ाई अच्छे से कराने लगी। उसने स्नातक की पढ़ाई की और दुकान संभालने लगा। बेटा अब शादी लायक हो गया था। अब दुकान अच्छी चलने लगी और उसने 2 नौकर भी रख लिए। राजेश की शादी की उम्र हो चली। उसे अलका देखते ही पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। रजनी जी यह सब देखकर बहुत खुश थी। अपने बेटे का घर बसता देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। राजेश में कोई बुरी लत नहीं थी। शराब और सिगरेट से वह बहुत दूर था। दुकान अच्छे से संभालने लगा और अलका ने घर अच्छे से संभाल लिया। रजनी जी अब दुकान की तरफ से निश्चित हो गईं। अब वह चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी। उन्होंने अपने बेटे और बहू को अपनी इच्छा जताई। सासू माँ की बात सुनकर अलका भड़क गई। कहने लगी, वहाँ जाने का कितना खर्चा होगा पता भी है आपको? हमें तो हनीमून पे कहीं नहीं ले गए और अपने माँ को यात्रा पर भेजोगे। किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलका हनीमून पर विदेश जाना चाहती थी और वहाँ जाना काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए राजेश ने उसे मना कर दिया था। बहू के मुख से ये बात सुनकर रजनी चुप हो गई और उनके बेटे की भी बोलती बंद हो गई। फिर उन्होंने कहा, कोई नहीं, मैं कभी और चली जाऊंगी। अब तक रजनी जी घर का खर्चा चला रही थी। राजेश दुकान की सारी कमाई रजनी जी के हाथों में देता था, फिर वह बैंक में जमा करा देती थी। अलका को इस बात से बहुत दिक्कत थी, लेकिन अलका को इस बात से बहुत दिक्कत थी कि वह अपनी माँ को कमाई लाके क्यों देता है, और उसने घर में बवाल मचा दिया कि दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी फिर बैंक जाएगी, क्योंकि उसका पति कमा कर लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। रजनी जी ने इस बात का ज़्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहू चलाई या वह बात तो एक ही है। बेटा और बहू खुश रहने चाहिए, रहना तो मुझे इनके साथ ही है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बनी रहे।
रजनी जी खुशी खुशी दुकान बेटे को संभालने के लिए दे दी और घर बहू को। आखिर मुझे अब करना ही क्या है? 2 रोटी ही तो खानी है और जीवन जीना है, मगर ये 2 रोटी भी उन्हें शांति से नसीब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनका वहाँ रहना ही बेटे और बहू को खटता है। अलका बात बात पर उनका अपमान करती थी और राजेश की चुप्पी साधे रहता था। रजनी जी यह सब चुपचाप सह लेती थी और राजेश भी कुछ ना बोलता था। अलका अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक दिन रजनी जी बाथरूम में गिर पड़ी और उनके पैर में चोट लग गई, जिसके कारण वे चल नहीं पा रही थी। अब वह मंदिर नहीं जा पा रही थी। यह देखकर अलका उनको देख के बड़बड़ाती रहती कि ये घर में पड़ी रहती है और अब मेरा जीना हराम हो गया है। मैं अपने बच्चे को कुछ अच्छा खिला भी नहीं सकती। बुढ़िया की नज़र हमारे खाने पे रहती है। वह हमेशा राजेश से इस तरह की बातें किया करती। कम से कम बुढ़िया मंदिर चली जाती थी तो मैं चैन की सांस तो ले लेती थी, लेकिन अब सब हराम हो रहा है। अलका राजेश से कहने लगी, अब अपनी माँ का कहीं दूसरी जगह रहने का इंतजाम कर लो, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। रजनी ने यह सब सुन लिया। ये लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी राजेश की आवाज़ आती है, हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी भेजो पर इस बुढ़िया के साथ मुझे नहीं रहना। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन रजनी ने बहू की बात सुन ली। उसे वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी करने लगे। रजनी जी ने जैसे ही वृद्धा आश्रम की बात सुनी, उनके पैरों से जमीन खिसक गई। बहू को अब सास के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना था। वो साफ मना कर चुकी थी। आखिरकार रजनी सोचने लगी कि वह तो इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, बस अपने पोतों को देख लेती है और बहू के कितने सारे काम भी कर देती है। यह बात अलग है कि वह उनके द्वारा किए गए कामों को गिनती नहीं करती और ऐसे दर्शाती है कि सारे काम वही करती है। मैंने तो दुकान घर सब इन्हीं के हवाले कर दिया, अब मैं क्या करूं? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वह पूरे दिन उदास रहीं और अपने पति की तस्वीर देखकर बातें करती रहीं। तभी उनकी नज़र नीचे रखे बक्से पर पड़ी तो उनमें जान आ गई। उन्होंने बक्सा खोला और उसमें देखा कि कुछ फाइलें रखी हुई हैं। उन्होंने फाइलों को खोला, देखा कि पेपरों में उनके नाम लिखे हुए हैं। इन फाइलों के मिलने पर जैसे उनमें जोश का संचार हो गया हो। दूसरे दिन वह मंदिर का बहाना कर कर स्कूल जा पहुंची और एक टीचर से अपनी सारी परेशानी बताई कि मेरे को बेटे और बहू ने कितना परेशान किया हुआ है। टीचर ने वकील का नंबर दिया। वकील साहब ने अपने ऑफिस में उन्हें बुलाया और उनकी सारी कहानी सुनी तो उन्होंने पेपर देकर कहा कि पति के निधन के बाद उनकी संपत्ति और ज़मीन दुकान सब पर पत्नी का हक होता है और यह सब घर और दुकान आपका है और यह आपके पति ने आपके नाम पर ही किया हुआ है। आपको कोई नहीं निकाल सकता, कानून आपके साथ है। ये सुनते ही रजनी की आंखें में चमक आ गई। उसने वकील बाबू से सलाह ली और घर चली गई। अगली सुबह सोकर उठी तो देखा बेटा बहू बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आए हैं। बहू बोलती है, मम्मी जी अब आपका और हमारा साथ रहना मुश्किल है। मैं अपने परिवार और पति की देखभाल करूंगी। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपना कमरा चाहिए। घर में जगह नहीं है तो राजेश ने आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। आप चिंता ना करिए, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे और बड़ी अच्छी जगह है जहां आप यहां से भी ज़्यादा खुश रहेंगी। तभी राजेश बिना लांग लपेट के बोलता है, मम्मी अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों बच्चों के आने से पहले आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। वहाँ आप आराम से रहना और इधर हम भी आराम से रहेंगे। बच्चे कुछ पूछेंगे तो कह देंगे कि दादी गाँव रहने चली गई। थोड़े बड़े होंगे तो वो आपको भूल जाएंगे। रजनी जी बोलती है, बच्चों तुम्हें ही नहीं परेशानी मुझे भी होती है, इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है ताकि आप भी खुश और मैं भी खुश। लो ये कागजात पढ़ लो। इस घर और दुकान की मालकिन मैं हूँ, ना कि तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। अब कहीं जाकर किराए पर बड़ा घर लो ताकि बच्चों को भी परेशानी ना हो। और हाँ, बच्चों के लिए अलग से एक बड़ा कमरा देख लेना। यह घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। जब तू छोटा था तो मैं इस दुकान को अच्छे से संभालती थी और घर को भी। अब मैं अपनी इस दुकान को अपने आप संभाल लूँगी और तू
कहीं अपने लिए नौकरी की तलाश कर, क्योंकि मैंने दुकान के लिए एक नया लड़का रख लिया है जो मेरा सारा कामकाज संभाल लेगा। उन दोनों को यह पता नहीं था कि मम्मी ही उन्हें घर से निकाल देगी। उन दोनों ने अपने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी, आपको पता है मैं आप क्या कर रही हो? आप हम दोनों को कैसे निकाल सकती हो? तुम दोनों ने ठीक सुना है। जब तुम दोनों इतनी गिरीवी हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मम्मी, आप ये कैसे कर सकती हो? 4 लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे, रिश्तेदार भी आपको क्या कहेंगे? हम आपके बच्चे हैं। राजेश, देख तू, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। वह चीख कर बोली। तू मुझे कैसे अपने घर से निकाल सकता है? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया, तुझे जरा भी शर्म ना आई? मैं यह सोचकर चुप लगा जाती थी कि कोई बात नहीं, अलका घर की बहू है और घर की लक्ष्मी हमेशा खुश रहनी चाहिए ताकि घर में बरकत हो। पर मैं इस बात से चुप रहती थी कि तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे इस घर से निकाल देगा। इस घर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये घर मेरा है, ये मेरे पति ने मेरे नाम किया हुआ है और कानून के हिसाब से भी। फिर वह बहू अलका से कहती है कि तुम दोनों अपने रहने का इंतजाम कर लो, अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। और हाँ, बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही जाना, ताकि उनको भी पता लगे कि उनके दादी ने उनके माता पिता को घर से क्यों निकाल दिया। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो और निकल जाओ, ताकि मैं भी घर में आराम से सांस ले सकूं और रह सकूं। मुझे रोज़ रोज़ का अपमान के घूंट नहीं पीने पड़ेंगे और ना तुम्हारी उल्टी सीधी सुननी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि मैं अकेली रह लूँगी और चैन की सांस लूँगी और दुकान भी संभाल लूँगी। और हाँ, तुम क्या कहती थी बहू कि मेरी नज़र तुम्हारे हमेशा खाने पे रहती थी? क्यों, बुढ़ापे में मेरा भी तो मन करता होगा कुछ खाने का, जबकि तुमने कभी मुझे भरपेट भोजन नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी बेटे से इस बात की शिकायत नहीं की, जबकि वह सब राशन का सामान मेरे पति की दुकान से आता था। यह सब सुनकर अलका की नज़रें झुक गई। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, पर इसका कोई फ़ायदा न हुआ। दोनों बच्चों को लेकर वे वहाँ से चले गए। दोस्तों, जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजने की सोचता है या भेज देते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। अपने अपने कर्म का फल इसी जन्म में सबको मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अब मेरी वीडियो पे कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि मेरी वीडियो किस तरह की लगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। राधे।